हेलो बच्चों, वेक्टर्स में आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्लेन। उसमें हमने फर्स्ट चीज़ ये पढ़ा कि प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने बोला कि अगर a क्या है, a एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो उस प्लेन के ऊपर दे रखा है, n जो है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर हो गया। अगर हमें a और n दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट एन इज इक्वल्स टू क्यू। a डॉट एन को हमने q बोल दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब 3D में यही इक्वेशन कितना हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, हमने बोला कि ये जो 3D वाला इक्वेशन है ये बहुत काम का इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, 2D वाले सारे रिजल्ट्स रिलेट करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ठीक है, और दो प्लेन के बीच, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो गया, फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन हो गया, सारी चीज़ रिलेट करेंगे वहाँ से। और उसके बाद अगर क्वेश्चन मान लिया हमें वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो, इस फॉर्म में नहीं दे रखा हो, तो फिर हमें मैपिंग भी आनी चाहिए कि वेक्टर वाले रिजल्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करें, 3D वाले रिजल्ट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें। उसी के लिए हमने बताया था कि जो वेक्टर इक्वेशन है r डॉट एन माइनस क्यू बराबर 0, तो ये जो माइनस क्यू है ये तो बेसिकली यहाँ मैप होगा, और जो ये r डॉट एन वाला पार्ट है वो बेसिकली इतना पार्ट है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज नथिंग बट, मतलब ए बी सी एक वेक्टर हो गया विच इज़ एन वेक्टर, एक्स वाई जेड दूसरा वेक्टर हो गया विच इज़ आर वेक्टर। इन दोनों के डॉट से ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा तो समझ में आ गया हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो जितने भी हम रिजल्ट दिखा रहे हैं ऑफकोर्स सबको प्रूफ किया जा सकता है, बट हम तो 2D वाले रिजल्ट्स को एक साथ दिखा देंगे सभी को 3D में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब चालू करते हैं। फॉर प्लेन P दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए x1 y1 z1 टू P इज गिवन एज। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे A दे रखा है, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्लेन P के ऊपर, तो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा और एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो मान लिया n है, और जो रिफ्लेक्शन है वो मान लिया a1 है, ये 90 डिग्री है। तो स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला था इन दोनों के लिए, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। तो कैन बी गिवन एज, n के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी। स्ट्रेट लाइन में तो केवल ये होता था, फिर इज इक्वल्स टू लाइन को हम इवेल्युएट करते थे x1 y1 पे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बस ये एक्स्ट्रा और आ जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू माइनस, इसी पूरे में x1 y1 z1 रख दिया, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी होल डिवाइडेड बाई, लाइन के केस में दिस वॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लेन के केस में प्लस सी स्क्वायर और हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों को हमने बराबर किया, सी को इधर ले गए, z1 को इधर ले जाएंगे, तो जो z आएगा वो बेसिकली n का z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसी दूसरे एंड फोर्थ को इक्वल करके y निकालेंगे, पहले एंड फोर्थ को इक्वल करके x निकालेंगे, तो वो हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ये हो गया, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ a कैन बी गिवन एज, ये स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी रिजल्ट लिखा चुके हैं, अगर तुम्हें वो रिजल्ट याद है तो ये देखते ही याद रहेगा कहाँ से आ रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन है a1 उसमें क्या होता है, ये सारा कुछ ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन। इसी में अगर हम बोलें कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू पी बराबर मतलब ए एन डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट रख दिया हमने, जैसे लाइन में करते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मॉड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए आई माइनस जे प्लस टू के टू द प्लेन आर डॉट टू आई प्लस टू जे प्लस के इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये दिया है। तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये देखो, मैंने जानबूझ के वेक्टर इक्वेशन लिखा है। हम इसको 1 सेकंड में 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर 3D से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के वापस उसको आई जे के लगा के उसको वेक्टर के टर्म्स में आंसर बता सकते हैं। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? वी आर सपोज टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम इसको ऐसे करेंगे, जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है आर डॉट टू टू वन प्लस सेवन बराबर 0, इसको अगर 3D में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? ये r जो है वो बेसिकली एक्स वाई जेड है, तो जब इन दोनों का डॉट लेंगे ये पार्ट आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, तो वही लिख लिया x माइनस एक्स वन। ये पॉइंट ए कितना हो गया? 1 माइनस 1 2, तो ए कितना पॉइंट हो गया? 1 माइनस 1 2। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन यहाँ आता है ए बी सी, तो 2 2 1 2 2 1 इज इक्वल टू माइनस, इस पॉइंट को 1 माइनस 1 2 को हमने इसमें रख दिया, तो 1 माइनस 1 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 प्लस 1। ये हो गया। तो ये देखो कैंसिल हो गया, 4 4 8 और 1 9 9 कैंसिल हो के -1 आ गया। तो ये ऐसे आ गया x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर y प्लस 1 अपॉन 2 बराबर z माइनस 2 अपॉन 1 बराबर -1, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ जाएंगे, इसको इधर ले गए -2, 1 को इधर ले गए तो -1, 2 -3, -1 और 2 को इधर ले गए तो 1, ये हो गए। या फिर अगर हम बोलें पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? -i -3j प्लस k, ये हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
question to find reflection of line L in plane r dot I plus 2j plus 2k plus 18 is equals to 0. Find reflection of line L in this plane if L is part 1 x minus 1 upon 3 बराबर y माइनस 1 अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन 7 ये है। ठीक है, मतलब एक लाइन दे रखा है, ये लाइन, इसका रिफ्लेक्शन हमें इस प्लेन में चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए प्लेन P है, इसको प्लेन P बोल दिया। ठीक है, और ये लाइन ऑफ कोर्स L है, तो ऐसे L ये क्या। ठीक है, अगर इसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना है प्लेन के अंदर तो ये समझते हैं ऐसे करके कुछ आ जाएगा। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन तो ये आ गया एंड इस पार्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ लाइक कि अगर मान लीजिए ये प्लेन है और लाइन ऐसे है, तो अगर इसको हम मिरर की तरह ट्रीट करें तो जो इस लाइन का रिफ्लेक्शन है वो ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे रिफ्लेक्शन? बहुत सिंपल सी बात है। एक तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया कुछ भी A है। दूसरा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1 1 1 1 1 1 मान लिया B। अगर हम इसका रिफ्लेक्शन निकालें प्लेन के अंदर तो वो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। ये मान लिया L है और ये L रिफ्लेक्टेड है, तो अगर मान लिया B पॉइंट यहाँ पे है तो B1 कुछ यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है कि हमें L का रिफ्लेक्शन इस प्लेन में निकालना है, तो मान लिया जो रिफ्लेक्शन है वो ये लाइन हो गया LR। अब LR हम कैसे निकालेंगे कि इस लाइन के ऊपर, मतलब LR की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए लाइन के ऊपर तो भी काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और एक इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन के अंदर वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पे लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है 1, 1, 1 ये ऐसे ही दिख रहा है, तो हमने वही पॉइंट ले लिया, उसका रिफ्लेक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो, जो पॉइंट A है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इस लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो हमने पहले बोला था कि लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए आ जाएगा। तो पॉइंट A के लिए हमने मान लिया कि ये रेशो लैम्डा के बराबर है, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ रेशो आएगा। तो सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, लेट फॉर पॉइंट A दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। A क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड P। x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर y माइनस 1 अपॉन 2 बराबर z माइनस 1 अपॉन 7 बराबर लैम्डा। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 7 लैम्डा। ये पॉइंट A आ गया। नाउ एज A लाइज ऑन P हैंस, अब ये जो पॉइंट A है ये प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो हमने प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, हैंस substitute it in P। that would imply P की इक्वेशन क्या है ये, ठीक है, P की इक्वेशन जो लिखा है वो इस प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखा है, R डॉट I प्लस 2J प्लस 2K प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 3D में।
तो इसको हटा के हमने यहाँ रख दिया, तो आ जाएगा 1 + 3 लैम्डा 2 × y, तो 1 + 2 लैम्डा प्लस 2 × z 1 + 7 लैम्डा प्लस 18 = 0। दैट विल गिव यू 3 लैम्डा, ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 21 लैम्डा हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू ये 1 2 और 1 कितना हो गया 3 2 5 और 18 -23 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -23/21। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 1 माइनस और 1 - 46/21। अच्छा ये सॉरी 63 क्यों कर दिया हमने, 3 लैम्डा 3 टाइम्स ये, तो नीचे तो 21 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 + 7 लैम्डा, तो ये हो जाएगा अच्छा 1 + 3 लैम्डा, तो 3 करें तो इट इज़ बेटर कि छोटे ही नंबर रखें। 3 लैम्डा तो ये कैंसिल हो जाएगा 23/7, फिर 2 लैम्डा में तो यही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। 7 लैम्डा में इसको फिर कैंसिल कर दिया तो 23/3 हो जाएगा ये। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए ये 7, मतलब -16/7, ये हो गया -25/21 -20/3। हाँ, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया। ठीक है, अब हमने एक रिफ्लेक्शन निकाल लिया, तो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ बी वही फॉर्मूला लगाया, x - 1 बराबर y - 1, 1 1 1 का रिफ्लेक्शन निकालें बराबर z - 1 अपॉन ए बी सी, तो हो गया 1 2 2 1 2 2 इज इक्वल्स टू -2 ऑफ ये जो पॉइंट है 1 1 1 वो रख दिया इसमें, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 18 और 5 23 अपॉन a² + b² + c², तो दैट विल बी 9। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकाल, तो जो b1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो ये आ जाएगा 1 गया, दिस इज -46/9, तो 1 गया और 1 इधर गया, तो 1 - 46/9 कॉमा 2 गया तो 92/9, फिर 1 - 92/9। ठीक है, सो दिस इज -40/9 कॉमा -83/9 कॉमा -83/9। ये पॉइंट हो गए। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो पॉइंट ए मिल गया, वो ये हो गया, एक पॉइंट बी मिल गया। ठीक है, अब इसने बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन एल बोला है, तो उसका मतलब क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ए का पोजीशन वेक्टर, कोई भी लाइन का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, ये ठीक है, सॉरी ए बी नहीं, ए बी वन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लिया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R इज इक्वल्स टू ए हो गया -16/7 -25/21 एंड -20/3 प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वन, मतलब B1 में से ए के कोऑर्डिनेट घटा दिए, -40/9 प्लस 16/7 -83/9 प्लस 25/21 -83/9 प्लस 20/3। ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। और इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन एल इन दिस प्लेन। तो जो लाइन है, ठीक है, लाइन और प्लेन को सॉल्व करने का तरीका भी इसमें हमारा अपने आप इलस्ट्रेट हो गया कि हमें अगर लाइन और प्लेन को सॉल्व करना है तो लाइन का जो ऐसे दे रखा है उसको हमने बराबर लैम्डा मान लिया, यहाँ से ये कोई भी कोऑर्डिनेट आ गया इस लाइन के ऊपर, और
इसको उठा के हमने प्लेन में रख दिया, प्लेन में रख दिया तो लैम्डा का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया, इसीलिए ये वैल्यू इतनी ऊट पटांग आ रही है। ठीक है, और IIT JEE में वैसे किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतनी गंदी आती हैं, तो हमें गंदी कैलकुलेशन करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इन ऑल द प्रोबेबिलिटी दे विल ट्राई कि थोड़ा वैल्यू अच्छा सा आ जाए, दिखने में अच्छा हो जाए। हाँ, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अगर हमने लाइन का इक्वेशन मान लिया, ये ले लिया, इज इक्वल्स टू Z माइनस 9 अपॉन वन टू माइनस 3, टू माइनस 3। मान लिया ये ले लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा, दोबारा क्यों हमने सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो अभी समझ में आ जाएगा। इस बार भी देखो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो लाइन L है और ये प्लेन P है, तो एक पॉइंट है इसके ऊपर 2 -1 9, और एक ये डायरेक्शन है 2 2 -3। ठीक है, तो हम वापस वही करेंगे कि एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल लिया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो ये पॉइंट B1 हो गया। ठीक है, ये फिर वैसी क्वेश्चन हो गया मान लिया। तो अगेन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या किया, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा लिया, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा -1 + 2 लैम्डा 9 - 3 लैम्डा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमने पॉइंट ए तो प्लेन के ऊपर भी लाई करा है, पुट इन P, तो जब यहाँ पे मतलब दिस कॉमा दिस रखा जाएगा तो 1 2 2 का डॉट आ जाएगा, तो 1 × 2 + 2 लैम्डा +2 × -1 + 2 लैम्डा एंड +2 × 9 - 3 लैम्डा। मतलब दिस इज नथिंग बट, हमने इसको चाहो तो ऐसे लिख लिया, x + 2y + 2z + 18 इज इक्वल्स टू 0, तो +18 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ये मान लिया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको वापस प्लेन में रख दिया, तो ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया, 2 - 2 कैंसिल, और ये कितना हो गया 18 18 36। ये ठीक है, अब लैम्डा, ये 2 लैम्डा + 4 लैम्डा, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 लैम्डा, और ये हो गया -6 लैम्डा, तो लैम्डा तो गायब ही हो गया। ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो लास्ट टाइम तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें तो हमने क्या था कि जैसे ही पॉइंट रखा वैसे ही लैम्डा की एक वैल्यू आ गई। इस बार क्या है कि ये एब्सर्ड रिलेशन आ गया। एब्सर्ड रिलेशन आने का मतलब क्या है, ये ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आने का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को हम ढूंढने जा रहे हैं वो है ही नहीं, वो इमेजिनरी है। तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में जो लाइन है ये ठीक है, वो प्लेन से इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तो एक्चुअल सिचुएशन इस वाली केस में कुछ ऐसा है कि प्लेन तो यहाँ पे है और लाइन इसी के पैरेलल है, इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन L हो गया, ये प्लेन P हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन आएगा, उतनी ही दूरी
पे दूसरी तरफ आ जाएगा। ये मान लिया हमारा लाइन रिक्वायर्ड हो गया। तो बस इस बार हम क्या करेंगे कि लाइन के ऊपर पहले तो हमने एक पॉइंट लिया था, इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बजाय 2 पॉइंट ले लेंगे, उनका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो एक पॉइंट तो जैसे लाइन के ऊपर हमें ऐसे ही दिख रहा है 2 - 1 9, 2 - 1 9, ये L है। और एक और पॉइंट ले लिया, मान लिया A ये है, A तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। तो इसका रिफ्लेक्शन B1 आ गया। अच्छा वैसे सॉरी, 2 पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लाइन ये पैरेलल है प्लेन के, तो जो लाइन का डायरेक्शन होगा, ठीक है, दैट इज 2 2 - 3, वही इसका भी डायरेक्शन हो गया 2 2 - 3, क्योंकि पैरेलल लाइन आएगा आपस में। तो बस एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा, C इज नॉट रिक्वायर्ड, ये ठीक है, B से काम चल जाएगा हमारे। तो B1 कैसे आएगा? फॉर B1 इसका रिफ्लेक्शन निकाला, x - 2 बराबर y + 1 बराबर z - 9 अपॉन ABC। तो प्लेन में ABC क्या है? 1 2 2 1 2 2 इज इक्वल्स टू -2 ऑफ, इन पॉइंट्स को रख दिया हमने प्लेन की इक्वेशन में, इसको रख दिया प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन कितना है? x + 2y + 2z + 18। तो 2 - 2 + 18 + 18 अपॉन दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर, दैट इज 9। तो ये कैंसिल हो गया, ये 36 हो गया, तो ये आ गया -8 अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे B1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 2 इधर गया, फिर 2 इधर गया, तो -6 8 16 और एक ये -17, -16 और 9 इधर से आ गया। ठीक है, तो -7। हाँ ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा B1। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, वो उसको ऐसे लिख सकते हैं x + 6, अगर मतलब डायरेक्शन तो यही है 1 2 2 जो इसकी डायरेक्शन है। सॉरी 1 2 2 ये तो हमने रिफ्लेक्शन की निकाली, इसकी जो डायरेक्शन है 2 2 3, तो 2 और y + 17 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, हाँ, z + 7 अपॉन -3। हाँ, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, तो पहला बेसिकली जो एग्जांपल था वो किस चीज़ का एग्जांपल था कि जो लाइन है वो प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दूसरा ये जो एग्जांपल है वो क्या था कि प्लेन तो यहाँ पे हो गया, लाइन ऐसे है, पैरेलल है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर नहीं सॉरी इसके बाहर है एंड पैरेलल है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन आएगा वो ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, इसमें बेसिकली इस एग्जांपल में साथ ही साथ हमने ये भी समझा दिया, अगर तुम्हें समझ में आया, कि लाइन एंड प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अब मान लिया हमने थर्ड पॉइंट लिया, अगर लाइन का इक्वेशन ऐसे हो जाए, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये +9 कर दिया, तो उससे क्या होगा? फिर हमने पहले तो ऐसे ही डायग्राम बनाया, ये बस यहाँ पे आके कितना ले लिया हमने? -9, तो ये हो गया -9। अब क्या होगा? ये 2 हो गया, ये -2 आपस में कैंसिल हो गया, ये -18 + 18 भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट टाइम तो 18 18 जुड़ गया था, इस बार 0 = 0 आ गया। इस बार क्या हुआ? 0 = 0 आने से क्या हो गया? 0 = 0 आने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो हम तो ये ढूंढ रहे थे कि ये लाइन एंड ये प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन एंड प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये देखा कि लाइन का कौन सा पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो भी लाइन का पॉइंट ए मान लिया, इस लाइन का ए पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके लिए कुछ लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो अल्टीमेटली वी आर सर्चिंग फॉर लैम्डा, और इसने 0 = 0 ने बोला फॉर ऑल लैम्डा इट इज़ ट्रू। फॉर ऑल लैम्डा इट इज़ ट्रू का मतलब क्या है कि फॉर ऑल लैम्डा, अगर हम डिफरेंट लैम्डा लेंगे तो विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन।
दैट वुड मीन कि फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑल पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस प्लेन। लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो वो प्लेन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में जो एक्चुअल डायग्राम है वो ऐसे है कि जो लाइन है वो प्लेन के अंदर ही है, पैरेलल तो है ही और प्लेन के अंदर ही है। पैरेलल हमें वैसे कैसे पता लग जाएगा तुरंत कि जो प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है, प्लेन का नॉर्मल क्या है 1 2 2, ये जो है 1 2 2 और जो लाइन की डायरेक्शन है दैट इज 2 2 -3, ये 2 2 -3। अगर हम इन दोनों का डॉट लें तो ये हो गया 2 और 4 6 और -6 0, तो ये 0 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि प्लेन का नॉर्मल जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के परपेंडिकुलर है तो लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो गई, ये ठीक है। अब अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो केस 2 में तो ऐसे था, केस 3 में ऐसे है कि जो लाइन है वो प्लेन के अंदर ही है। तो अगर यहाँ तो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से लास्ट टाइम आया था 36 बराबर 0, उससे तो हमें पता लगा कि कोई भी पॉइंट नहीं है, लाइन डिस्टिंक्ट पैरेलल है ऐसे करके। इस बार आया है 0 बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज ट्रू, उसका मतलब क्या है कि लाइन प्लेन के अंदर ही है, ठीक है। अगर मान लिया क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेरे को केवल उसने ये बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, बस रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं बोला हमने, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बताओ, बस उसने ये पूछा है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे लाइन और प्लेन के, बस। तो मेरे को बेसिकली 3 ही सिचुएशन हो सकता है एक लाइन और प्लेन के बीच में, कि या तो लाइन ऐसे जाए तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या लाइन ऐसे हो तो 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या फिर लाइन प्लेन के अंदर ही आ जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ जाएगा, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर मेरे से पूछा है कि कितने पॉइंट्स आएंगे, तो फिर मेरे को ये लैम्डा रख के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो क्या चेक करेंगे कि लाइन का जो डायरेक्शन है ये और नॉर्मल जो है इसका डॉट क्या है। अगर ये 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक केस होगा, केस 2 या केस 3 कोई एक होगा, ठीक है। अगर ये 0 नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है ही नहीं, फिर तो अगर पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों का डॉट 0 आ गया तो या तो ये केस होगा ये केस होगा, दोनों में ही लाइन का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। इसको और इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा केस है, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर वाला पॉइंट उठाया, जैसे 2 -1 -9, अगर ये कोई भी एक पॉइंट उठाए, मतलब ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर जाए तब तो ये केस हो रहा होगा। तो जैसे 2 -1 एंड -9 यहाँ रखा तो ये 0 बराबर 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है। उसका मतलब ये होगा कि लाइन प्लेन के पैरेलल है और लाइन का एक पॉइंट प्लेन पे भी है, तो अगर पैरेलल होना है और एक पॉइंट को इस पे आना है तो पूरी लाइन को ही प्लेन में उतरना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमने इससे प्रीवियस केस लिया था उसमें यहाँ पे -9 था, तो वो जो पॉइंट था 2 -1 9, जब उसको हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कराया तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। उससे तो हमें पता लगा ये दोनों केसेस। फिर जब हमने ये पॉइंट चेक किया इस प्लेन में तो वो 0 नहीं हुआ, मतलब ये पॉइंट लाइन नहीं करता। अगर एक पॉइंट लाइन नहीं करता और लाइन पैरेलल है तो फिर कोई भी पॉइंट लाइन नहीं करता। ये हो गया हमारा रिजल्ट। आगे क्वेश्चन 3, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन थ्री एक्स प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच में क्या एंगल है।
ठीक है, प्लेन ये हो गया, अब लाइन ये हो गया। बेसिकली तुम ऐसे देखो कि अगर ये लाइन है, सॉरी ये प्लेन है और एक ये लाइन है, ये लाइन है कोई भी एल, अगर मैंने इस प्लेन के अंदर अलग अलग लाइंस खींचा तो उन लाइनों से ये लाइन अलग अलग एंगल बनाएगा, ये ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एंगल आएगा। तो किस एंगल से डिफाइन करेंगे, किसको बोलेंगे कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है? उसके लिए सिंपल ये है कि हमने लाइन का प्रोजेक्शन निकाला, ये ठीक है, लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया प्लेन के ऊपर। वो जो लाइन आएगा, वो जो प्रोजेक्शन वाली जो लाइन आएगी एंड जो गिवन लाइन है, मान लें ये तो लाइन L1 हो गया और इसका प्रोजेक्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच में मिनिमम पॉसिबल एंगल आएगा। मतलब जो इसका प्रोजेक्शन होगा इस प्लेन के अंदर, वो इस प्लेन के अंदर ऐसी लाइन होगा जिसके साथ ये मिनिमम एंगल बनाएगा। उस लाइन को छोड़ के कोई दूसरी लाइन लो, ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा। तो ये जो मिनिमम एंगल है इसी को हम डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें खूबी क्या होती है कि जैसे ये लाइन L है, इसका प्रोजेक्शन मान लिया ये लाइन L1 है, तो L1 और L के बीच में मिनिमम पॉसिबल एंगल होगा। ठीक है, ये L1, ये L, लाइन L एंड जो प्लेन का नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होता है। मतलब नॉर्मल हो गया प्लेन का, L हो गया एंड L का जो प्रोजेक्शन हो गया, ये तीनों के ऊपर एक प्लेन रखा जा सकता है। तो अगर ये एक ही प्लेन में है, नॉर्मल, लाइन, लाइन का प्रोजेक्शन, तो बेसिकली लाइन L और L1 के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये ठीक है, कैसे निकाल, मतलब वही निकालना है हमें। अगर मेरे को प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो इफेक्टिवली मेरे को क्या करना है कि लाइन का जो प्रोजेक्शन है L1 प्लेन के ऊपर, उस लाइन L1 और L के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए तो मेरे को प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दूसरा रिजल्ट क्या यूज़ किया कि L1, L एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं नॉर्मल और L के बीच का एंगल निकाल लूँ, ये ठीक है, ऐसे नॉर्मल है, ये वाला एंगल निकाल लें, तो इसको 90 में से घटा के ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लिया लाइन हो गया L, ये हो गया मान लिया इसका प्रोजेक्शन L1 ऑन द प्लेन, और यहाँ से ये जा रहा है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल हमारा ये है थीटा, तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं अल्फा, और 90 माइनस घटा दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, एंगल बिटवीन लाइन L एंड प्लेन P is defined as the minimum possible angle between L and any line in P। मतलब लाइन L और प्लेन P के बीच का कौन सा एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं कि P के अंदर कितनी भी लाइंस ले लो, उन सब लाइनों के साथ L का एंगल हमने देखा, वो जो एंगल जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल। ये ठीक है, दिस मिनिमम एंगल विल बी मेड बिटवीन L एंड L1। ठीक है, अब L1 कहाँ से आ गया, वेयर L1 इज प्रोजेक्शन ऑफ L इन P, या प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन P। तो जो लाइन L है, अगर उसका मैंने प्रोजेक्शन निकाला इसी प्लेन P के ऊपर, तो उस लाइन L1 के साथ L मिनिमम पॉसिबल एंगल बनाएगा। ये ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल मेड बिटवीन L एंड नॉर्मल टू द प्लेन। सो दैट इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स मॉड। इस डायग्राम के हिसाब से लाइन के अलोंग डायरेक्शन कितना हो गया, 2 2 -1,
और नॉर्मल के अलॉन्ग ये डायरेक्शन कितना हो गया 304, वाई तो है ही नहीं इसमें, तो 304, इन दोनों के बीच में एंगल जो आएगा, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर ऐसे है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो 3,0,4 डॉट 2,2,-1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 3, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और -4 कितना हो जाएगा 2, तो दिस इज π/2 माइनस cos इनवर्स 2/15 and that you can write down as sin inverse 2/15। ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, मान लिया दो प्लेन दे रखे हैं, P1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, एंड एक दूसरा प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। ठीक है, सम रिजल्ट्स, तो फर्स्ट पॉइंट, angle between P1 and P2 is equals to angle between their normals। ठीक है, अब इसका नॉर्मल तो हो गया A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा cos इनवर्स मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे देख सकते हो कि ये हमारा प्लेन P1 हो गया, ये हमारा प्लेन P2 हो गया, इसका नॉर्मल N2 ऐसे हो गया और इसका नॉर्मल N1 ऐसे हो गया। तो जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा वही यहाँ पे प्लेन्स का बीच का एंगल होगा। फर्स्ट बात तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। ये ठीक है, प्लेन्स वैसे क्या क्या हो सकते हैं, दो प्लेन्स के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाएं, या फिर पैरेलल मतलब या तो दोनों प्लेन ऐसे हो जाएं, एक ही प्लेन हो जाए और इक्वेशन बस दो अलग अलग लिखा हो, इफेक्टिवली वो इक्वेशन भी एक ही होगा। तो या तो कोइंसिडेंट प्लेन हो जाए या ऐसे पैरेलल प्लेन हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करूँ तो ये एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही वाला केस हमने ऐसे बना रखा है। पैरेलल है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा, इफ़ A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 बट इज़ नॉट बराबर D1 अपॉन D2। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि दोनों के नॉर्मल तो पैरेलल हो गए बट D1 अपॉन D2 के रेशियो के बराबर नहीं हुआ। सो दिस इम्प्लाइज इन दिस केस प्लेन्स आर डिस्टिंक्ट पैरेलल, मतलब एक प्लेन कुछ ऐसे हो गया तो दूसरा प्लेन कुछ ऐसे हो गया, सेम डायरेक्शन में दोनों का नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा अगर ये वाला केस हुआ, ठीक है, तो इस वाले केस में तो हम मान सकते हैं कि प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसे है,
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर सेम है तो हम x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं दोनों इक्वेशन में। तो मान लिया सेम बनाने के बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 ये एक जगह से इक्वेशन आया, और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश बराबर 0 ये मान लिया ये P1 का इक्वेशन बन गया, ये P2 का इक्वेशन बन गया। तो इन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है d, वो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। अच्छा d तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये मान लिया l है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स बराबर l बराबर वो होता है ना d1 माइनस d2, तो यहाँ d माइनस डी डैश ये लिखा है कांस्टेंट टर्म, अपॉन स्ट्रेट लाइन में होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 C2 वहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ डी डी डैश हो गया, डिनोमिनेटर में वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कि प्लेन्स आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मान लिया ऐसे हो जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर D1/D2 हो जाए, अगर फिर तो मतलब दोनों इक्वेशन एक ही बात है, और पहले इक्वेशन को हम A1 से डिवाइड करते हैं, दूसरे को A2 से डिवाइड करते हैं, सेम इक्वेशन आ जाएगा एग्जैक्टली। दिस विल इम्प्लाई प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? सेम ही प्लेन है। तो पहली इक्वेशन भी ऐसे लिखा है, मान लिया x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही लिखा होगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ऐसे अगर नहीं लिखा होगा तो ऐसे बनाया जा सकता है, मतलब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एपरेंटली कोफिशिएंट तो अलग हो जाएंगे, बट वो प्लेन तो वही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो पहले केस में तो हमने क्या बोला कि अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तो प्लेन डिस्टिंक्ट पैरेलल हो जाएंगे। डिस्टिंक्ट पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, वो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अगर सारे बराबर हो जाएं तो प्लेन सेम ही हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऐसा अगर ना हो तो फिर प्लेन विल इंटरसेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फोर्थ, इफ P1 and P2 are not parallel or coincident, then they will intersect in a line। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, प्लेन 1 के अंदर मान लिया ये ऐसे करके हमारा प्लेन 1 है, ये इसका नॉर्मल हो गया। इसके अंदर अगर मैंने कोई भी लाइन खींचा तो वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही होगा, पक्की बात है। ठीक है, ठीक है, ये मान लिया हमारा हो गया प्लेन 1 और ये हो गया प्लेन 2 जिसका नॉर्मल ये है n2 वेक्टर। अब जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये, जैसे ये प्लेन हो गया प्लेन 1, ये प्लेन 2 हो गया, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये लाइन तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, P1 में लाई कर रहा है, इसलिए तो n1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये लाइन P2 में भी लाई कर रहा है, इसलिए ये n2 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ही हमें कोई भी डायरेक्शन चाहिए होता है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस लेने से आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं n1 क्रॉस n2 ले लूं तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है,
तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, N1 क्रॉस N2। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन lies in both the planes, hence must be perpendicular to N1 and N2. This implies it must be in the डायरेक्शन ऑफ N1 क्रॉस N2। तो दो प्लेन के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, N1 क्रॉस N2। दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N1 क्रॉस N2, N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया हमें दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, जैसे P1 और P2 का इक्वेशन दे रखा है, वो बोले इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली अ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने पहले क्या बताया था कि हम इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में चाहते हैं, कि एक तो हमें पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए, लाइन के पैरेलल एक डायरेक्शन मिल जाए, और दूसरा लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, लाइन के पैरेलल डायरेक्शन एंड लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। तो लाइन के जो पैरेलल डायरेक्शन है वो तो यही हो गया N1 क्रॉस N2। अब लाइन के ऊपर अगर हमें एक पॉइंट ढूंढना है, तो पॉइंट तो लाइन के ऊपर इन्फाइनाइट है, तो कौन सा पॉइंट निकालें, तो आंसर इज कोई भी पॉइंट निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई भी पॉइंट निकालो, एक ही बात है। अब कोई भी पॉइंट का मतलब है कि मेरे पास इन्फाइनाइट ऑप्शंस हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम दोनों प्लेन को सॉल्व करें एक पॉइंट निकल के आ जाए। वो तो जब होगा जब एक ही पॉइंट हो। जैसे हम दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हम जब दोनों लाइनों को सॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट निकल आता है। क्यों निकल आता है, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है, यूनिकनेस होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। बट दो प्लेन को अगर सॉल्व करेंगे तो दो प्लेन के ऊपर तो इन्फाइनाइट पॉइंट कॉमन है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी एक पॉइंट निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जब दो प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे मान लिया इन दोनों को सॉल्व कर लिया या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड निकालना है। अब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं बट दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व हो जाएगा, इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो उन इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस में से, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इन्फाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या फिर इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, तो उनमें से हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो भी मानिए जो भी तुम्हारा लकी नंबर है, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जेड को 0 रख लिया। ठीक है, तब क्या होगा, दो इक्वेशन, दो अननोन हो जाएगा एक्स और वाई, उनको सॉल्व कर लिया। मान लिया एक्स 5 आ गया, वाई 7 आ गया, मान लिया, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 5, 7, 0, क्योंकि मैंने जेड 0 रखा था। अब कोई बच्चा बोलेगा जेड 0 क्यों रखा, तो फिर मैं बोलूँगा तुम्हें ध्यान से सुना ही नहीं, मैंने तो बोला कुछ भी कोई भी पॉइंट निकाल लो। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जेड की जगह तुम वाई रख लो, जो भी रखना है। 0 से अगर तुम्हें नफरत है, 0 नहीं रखना चाहते हो, और कुछ रख लो। मैं बोलूँ कि वाई को 5 रख लिया, रख लो। वाई की जगह जब 5 रख दिया हमने यहाँ पे, तो एक्स और जेड में दो इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लिया। मान लिया 1 और -1 आ गया, एक्स का वैल्यू 1 आ गया और जेड का वैल्यू -1 आ गया, तो 1, 5, -1, क्योंकि हमने वाई को 5 रखा था, ये एक पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि बाई चांस कि हमने जेड को 0 रखा और यहाँ से जो दो इक्वेशन आए एक्स और वाई में, वो कुछ ऐसे आ जाए कि x + 2y + 5 = 0 और x + 2y + 6 = 0। मान लिया ऐसे आ जाए, जेड को 0 रख के ऐसे आ जाए x + y + 5 = 0, x + y + 6 = 0। तो इन दोनों का तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, हमने क्या करेंगे फिर, जेड का कोई और वैल्यू रख लेंगे या जेड को छोड़ के एक्स को रख लेंगे 0। ठीक है, जो अभी मैंने बोला कि हमने जेड को 0 रखा और फिर दो इक्वेशन जो है वहाँ से आंसर ही नहीं आया, उसका रीज़न क्या है,
उसका रीज़न ये है कि जब हमने जेड को 0 रखा तो बेसिकली आई एम सर्चिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्लेन, ये ठीक है, आई एम सर्चिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस लाइन, सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे वी आर लुकिंग फॉर ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिसका जेड कॉम्पोनेंट 0 है। जेड कॉम्पोनेंट 0 है मतलब जो वाई जेड प्लेन को कट कर रहा है। तो जैसे मान लिया हमारी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये वाई जेड प्लेन को कहीं जाके कट करेगा। आई एम सर्चिंग दैट पॉइंट। अब वो क्यों ढूंढ रहे हैं? तो मैंने बोला कोई भी ढूंढ लो भाई, कोई ना कोई तो ढूंढना था, तो मान लिया हमने ये ढूंढ लिया, जेड 0 रख लिया। अब बाई चांस अगर लाइन ऐसे हो जाए तो ये तो एक्स वाई प्लेन को कट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि अगर मैंने जेड 0 रखा तो पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि अगर मेरे को प्लेन के इक्वेशन दे रखा है और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, n1 क्रॉस n2 कर लिया, वो तो हमारा डायरेक्शन आ गया लाइन का ऐसे, और कोई भी एक पॉइंट निकाल लिया। तो जैसे क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ line of intersection of planes x plus 2y plus z plus 1 is equals to 0 and r dot I plus 2j plus 3k plus 7 is equals to 0। मान लिया ये कि इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो सॉल्यूशन, ये तो मैंने एक वेक्टर इक्वेशन लिया जानबूझ के, एक 3D वाली इक्वेशन लिया है क्योंकि हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्लेन 1 हो गया x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। प्लेन 2 इसको भी 3D में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1x, ठीक है, फिर 2y प्लस 3z प्लस 7 बराबर 0। तो जो n1 क्रॉस n2 आएगा, एक हो गया 1 2 1, एक हो गया 1 2 3। इन दोनों का जो क्रॉस आएगा n1 क्रॉस n2 वो आएगा 6 में से 2 गया 4, फिर 1 में से 3 गया -2, फिर 2 में से 2 गया 0। ये तो उस लाइन का डायरेक्शन आ गया n1 क्रॉस n2। अच्छा, डायरेक्शन है, वेक्टर है, इसमें से ऐसा भी कर सकते हैं, 2 हटा दिया हमने तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 0, 2 हटा दिया। अगर मेरे को एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर को अगर हमने अल्फा वेक्टर लिया या 3 अल्फा वेक्टर लिया, दोनों की बात है। अब हमें चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। तो फॉर ए पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मान लिया से z इज इक्वल टू 0, तो हमने इन दोनों इक्वेशनों में z बराबर 0 रखा। तो ये ऐसे आ गया x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब ये तो फेल हो गया, x प्लस 2y -1 भी हो जाए एंड x प्लस 2y -7 भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पे पेन छोड़ के भाग लें कि कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, बिल्कुल हो रहा है। ये तो बस हमने जो z बराबर 0 रखा तो उसका मतलब क्या है कि आई एम सर्चिंग कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कहाँ कट कर रहा है। तो एब्सर्ड रिलेशन आ गया, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा। कोई बात नहीं, पॉइंट तो मेरे को कोई भी दूसरा चलेगा। तो अब हमने क्या बोल दिया कि x को 0 रख लिया या y को 0 रख लिया, ये ठीक है। जब ये हो गया तो रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। y को 0 रखने से आ जाएगा x प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 एंड x प्लस 3z प्लस 7 बराबर 0। घटा दिया तो ऐसे घटाने पे आ जाएगा 2z प्लस 6 बराबर 0, मतलब z बराबर -3। तो यहाँ पे -3 रखा तो x बराबर 2। तो दिस इम्प्लाइज अ पॉइंट ऑन लाइन इज x हो गया 2, y हो गया 0, z हो गया -3। तो पॉइंट तो ये आ गया, डायरेक्शन ये आ गया। तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं x - 2/2, y - 0/-1
बराबर जेड, ये था ना 2 0 -3, तो 2 0 -3, इनफैक्ट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन नीचे डायरेक्शन आएगा 2 -1 0, जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डिनोट करने का एक तरीका है, तो ऐसे लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं बोलेंगे अनडिफाइन हो गया, क्योंकि इसका मेरे को मीनिंग पता है क्या लिखा हुआ है। ये हो गया x-2/2 बराबर y/-1 बराबर z+3/0, यही आंसर हो गया। अगर ऐसे आंसर देंगे कोई गलती नहीं है, और अगर तुम चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, दोनों एक ही बात है, बराबर y/-1 एंड इसको अलग कर दें z+3 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ऐसे लिखो, भले ही ऐसे लिखो। तो ये हमारा आ गया कि दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। प्लेन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम 2D से रिलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मान लिया एक प्लेन है, एक्स एक्सिस ऑरिजिन एंड से दिस इज नॉट विजिबल, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। मान लिया ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है विच इज़ a0 0, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है विच इज़ 0 b 0, एंड जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा है विच इज़ 0 0 c। तो इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट्स एज ए बी सी A, B, C respectively can be given as x/a plus y/b is equals to 1। ये होता था हमारा स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन। यहाँ पे हो जाएगा x/a plus y/b plus z/c is equals to 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो गया। ठीक है, प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। जैसे मान लिया जो नॉर्मल इक्वेशन था प्लेन का वो ऐसे था, अल्फा एक्स मतलब ए एक्स, बेसिकली ए बी सी यहाँ यूज़ कर लिया, इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई नहीं लिख रहे हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस डेल्टा बराबर 0। तो अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? प्लेन जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उसके लिए वाई और जेड तो 0 होगा। तो अगर हमें इससे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई बराबर जेड बराबर 0 रख दिया। ये ठीक है, ये हम इसका प्रूफ लिख रहे हैं कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे आया। तो अगर वाई और जेड को 0 कर दिया तो अल्फा एक्स प्लस डेल्टा बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा आ गया, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। तो सिमिलरली y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? जैसे डेल्टा अपॉन अल्फा था, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा, एंड z इंटरसेप्ट विल बी माइनस डेल्टा अपॉन गामा। अब हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर माइनस डेल्टा, फिर इससे डिवाइड कर दिया,
दोनों तरफ, तो x के नीचे आ गया माइनस डेल्टा और अल्फ़ा को नीचे से नीचे ले गए, प्लस ऐसे ही y अपॉन इधर से आया माइनस डेल्टा और ये बीटा नीचे गया, तो ये हो गया प्लस z अपॉन माइनस डेल्टा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये x इंटरसेप्ट है तो मान लिया ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, ये c के बराबर है, तो यहाँ से इक्वेशन कितना आ जाएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया, सिंपल प्रूफ है। अब अगर जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है, तो हम एक तो एरिया निकाल सकते हैं, नोट 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि हम ये वेक्टर निकालें, ये वेक्टर निकालें। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया गया था किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसके दो साइड वाले वेक्टर निकालो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ विल बी द एरिया। तो दिस एरिया विल बी हाफ ऑफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दिया, मतलब 0 बी 0 में से ए 0 0 घटा दिया, तो यह आ जाएगा माइनस ए बी 0। ऐसे ही ए सी कितना हो जाएगा, 0 0 सी में से ए 0 0 घटा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ए 0 सी। तो इन दोनों का अगर हमने क्रॉस लिया तो ए बी क्रॉस ए सी विल बी, यहाँ से आ जाएगा बी सी कॉमा ए सी कॉमा ए बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ रूट ओवर, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए ए बी क्रॉस ए सी का, तो वो हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक रिजल्ट तो हमारा या क्या, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो। ठीक है, नोट 1, नोट 2 क्या होगा कि अगर हमें ओ ए बी सी, ये ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रॉन होगा, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ ओ ए बी सी टेट्राहेड्रॉन, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर हमने कोई 3 वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और उससे हमने एक पैरेललोपाइड बनाया, तो उसका वॉल्यूम तो होगा कि उन तीनों वेक्टर के बॉक्स प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लिया सीधा सीधा। और अगर उन्हीं 3 वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर लेके एक हमने टेट्राहेड्रॉन बनाया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट का 1/6। तो दिस विल बी 1/6 मॉड ऑफ बॉक्स 3 कोइनिशियल वेक्टर, तो ओ ए ओ बी ओ सी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर, दैट विल बी 1/6। ओ ए वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में ए आई कैप लिख सकते हैं, अगर ये ए 0 0 है तो ये जो पूरा वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप, ये हो जाएगा बी जे कैप, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा सी के कैप। तो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ठीक है, ऑफ कोर्स ए बी सी को ये तो डिटर्मिनेंट की तरह है, ए आई लिखने का मतलब कि फर्स्ट रो में ए लिखा हुआ है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, सेकंड रो से बी निकाल सकते हैं, इस रो से सी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ए बी सी अपॉन 6 एंड बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप
के कैप, ये ठीक है। ये ऑफ कोर्स कितना होगा 1, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे लिखा हुआ आई क्रॉस जे डॉट के। अब आई क्रॉस जे के ही होता है, तो के डॉट के विल बी 1। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो 3 वेक्टर हैं ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो अगर बॉक्स के अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिखा हुआ है तो उस बॉक्स की वैल्यू कितना होगा? सीधे सीधे तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो प्लेन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें ये 2 फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हमने क्वेश्चन लिखा लेट प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 7 intersect coordinate axes at points A, B, C, then find volume of tetrahedron OABC। ठीक है, तो आंसर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/6 और ABC क्या है, मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आया मॉड ABC अपॉन 6। तो XYZ कॉम्पोनेंट XYZ इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट अपॉन 6 ये आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 7। तो ये हो जाएगा x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7/2 प्लस जेड अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये x y z इंटरसेप्ट हो गए। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉड ABC अपॉन 6 विच इज 7/2 इंटू 7 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 343 अपॉन 12। 343 अपॉन 12 यूनिट क्यूब्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब 2 डायमेंशन में जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता है वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब वही पढ़ लेते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। मान लिया एक प्लेन P1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0 एंड P2 है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई भी प्लेन, मान लिया ये प्लेन P1 है, ठीक है, ये लाइन है बट प्लेन ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है हमें सामने से। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन मान लिया ये है और ये मान लिया प्लेन 2 है। तो इनकी ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पास करने वाला कोई भी तीसरा प्लेन जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे लाइन में लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, वैसे ही प्लेन में लिख सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। एनी प्लेन, फर्स्ट पॉइंट, एनी प्लेन passing through
line of intersection of P1 and P2 can be given as P1 plus lambda P2 is equals to 0। ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, ये लाइंस नहीं है, दीज आर प्लेन्स। मतलब ये कुछ ऐसे करके एक मान लिया ये प्लेन हो गया, दूसरा वाला ये प्लेन हो गया, तीसरा मान लिया ये प्लेन। दिस वॉन्ट बी विजिबल। मतलब बुक की तरह हो गया, बुक के 3 पेज खुले हुए हैं। ये मान लिया प्लेन P1 है, ये P2 है, ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अगर इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोएक्सियल प्लेन्स। तो ये जो तीसरा प्लेन है ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। ये कॉन्सेप्ट है, वही लाइन वाला एग्जैक्टली। और जो हमने लाइन में बोला था दैट इज वैलिड हियर ऑल्सो, कि इस इक्वेशन से हमें सारे प्लेन मिल जाएगा, जो भी P1 और P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L, इससे पास करने वाले सारे प्लेन्स आ जाएंगे, बस इससे P2 नहीं आएगा। ठीक है, प्लेन P2 नहीं आएगा लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, बाकी सारे प्लेन आ जाएंगे। अगर लैम्डा 0 हो जाए तो खुद P1 आ जाएगा। तो नोट 1 क्या है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ है। अब देखो, ये अगर समझने में दिक्कत हो रहा है उसका मतलब क्या है कि हमने स्ट्रेट लाइन में ध्यान से नहीं सुना है। वहाँ पे जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल वाला चीज़ था वो यहाँ पे एज इट इज लग जाएगा आगे चल के। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन में वहाँ पे कुछ कंडीशन था ना, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ऑब्ट्यूज वाला मिल जाएगा। वो वाली चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा जब हम इसके आगे पढ़ेंगे एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। तो फैमिली ऑफ प्लेन में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें, जो जो चीज़ें वहाँ पे बोलेंगे सब यहाँ पे भी वैलिड है। ठीक है, तो नोट 1 क्या है, फ्रॉम अबव इक्वेशन प्लेन P1 P2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ये ठीक है, बाकी सब आ जाएगा। कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये भी हमने स्ट्रेट लाइन में बोला ही था, किसी भी क्वेश्चन को वो ये शुरू करे कि एक प्लेन है जो P1 एंड P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो ऐसा सुनते ही हम क्या करेंगे, उस प्लेन के इक्वेशन को P1 प्लस लैम्डा P2 अज्यूम करेंगे। फिर उसके आगे उसने कुछ भी और इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 1, लेट P1 इज R डॉट 3i प्लस 4k बराबर 10 एंड P2 is R dot 2i minus j plus 2k बराबर 6। Then find first part, equation of plane passing through line of intersection of P1 and P2 and which also passes through the point 1 1 1। ठीक है, सॉल्यूशन। जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है P1 वो किस फॉर्म में दे रखा है वैसे,
वेक्टर के फॉर्म में। 3D में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4z माइनस 10 बराबर 0। और ऐसे ही P2 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेट रिक्वायर्ड प्लेन इज P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। दैट मीन्स 3x प्लस 4z माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस प्लेन के बारे में क्या दे रखा है कि ये 1 1 1 से पास कर रहा है, तो 1 1 1 सेटिस्फाई करा दिया। 1 1 1 रखेंगे तो ये 4 और 3 7 में से 10 गया 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1, तो ये हो गया 2 और 2 4 और ये हो गया 7, तो माइनस 3 बराबर 0 और लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज, अगर लैम्डा यहाँ पे -1 रखा तो 3 में से 2 गया 1x माइनस माइनस प्लस वाई, 4 में से 2 गया 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ये हो गया। इसी में सेकेंड पार्ट, इफ P1 is rotated through an angle 90 degree about its line of intersection with P2, then find equation of P1 in न्यू पोजीशन। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल। इसने क्या बोला है कि ये प्लेन P1 है, ये P2 है, इसकी ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे जा रहा है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट हमने P1 को 90 डिग्री से घुमा दिया, तो ये P1 आ गया नई पोजीशन में, P1 डैश। इसका इक्वेशन चाहिए। तो अगर हमने डायग्राम बना लिया तो मेरे को ये समझ आएगा अल्टीमेटली जो हमें रिक्वायर्ड प्लेन है P1 डैश, वो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है। तो उस रिक्वायर्ड प्लेन को हम ऐसे ही मान सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, लेट रिक्वायर्ड प्लेन इज P1 डैश एंड इट्स इक्वेशन कैन बी assumed as, P1 डैश को हम कैसे मान सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो P1 क्या था, 3x प्लस 4z माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा, अगर इसको मिला के लिखा प्लस x, y में आ जाएगा माइनस लैम्डा वाई, z में आ जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स z, कांस्टेंट आ जाएगा -10 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारा P1 डैश हो गया। अब P1 डैश एंड P1 परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। तो एज ये P1 डैश का इक्वेशन है, P1 dash is perpendicular to P1, hence N1 dash will be perpendicular to N1 vector, या फिर N1 dash डॉट N1 0 हो जाएगा।
डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो P1 डैश का नॉर्मल क्या होता है, जो AX प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो था उसमें ABC बेसिकली ये जो आता है कोफिशेंट, ये ठीक है 2 -1 2, वो ये नॉर्मल वेक्टर से ही तो आता है। तो ये जो कोफिशेंट्स हैं वही नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, N1 डैश वो हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा कॉमा 4 + 2 लैम्डा डॉट N1, मतलब इसका 3,0,4, तो 3,0,4 बराबर 0। तो 3 इंटू दिस 9 + 6 लैम्डा प्लस 0 + 16 + 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 16 और 9 कितना हो गया 25 एंड 8 और 6 कितना हो गया 14 लैम्डा। सो दिस एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -25/14। इसको उठा के रख लो, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्लेन P1 डैश हो गया 3 + 2 लैम्डा, तो -25/7x प्लस 25/14y प्लस 4 + 2 लैम्डा, हाँ तो 2 लैम्डा मतलब माइनस वही 25/7 एंड -10 -6 लैम्डा, तो +75/7 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, फैमिली ऑफ प्लेन्स आर्टिकल।